लेक्चर की तीसरी सीरीज़ है और हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने हमें बधाई संदेश भी भेजे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हौसला अफजाई के लिए। हालांकि हौसले की कमी नहीं थी, लेकिन एक सोच इधर नहीं थी हम लोगों की कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें। खैर, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऑन डिमांड लेक्चर भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग चाहें तो अपने संबंधित टॉपिक्स को आप मुझे बता सकते हैं कि आप इन टॉपिक्स पर भी लेक्चर अपलोड कीजिए। तो जो नॉर्मल लेक्चर है, जैसे एलगी का चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरी एलगी ख़त्म हो जाएगी तब हम फंजाई पढ़ाएंगे, फिर हम ग्राफाइट पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी, किसी से में भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। वो विदिन 1 और 2 डेज आपको हम लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा, एक एलगी से शुरू करने का जो कारण था वो ये था कि प्योर साइंस के प्रति बच्चा अब उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं में पढ़ के सोचता है कि उसे सब कुछ आता है। तो यहाँ मैंने प्रॉब्लम देखी थी कि प्योर साइंस में प्रॉब्लम है, चाहे वो जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, किसी में हो। तो अप्लाइड तो लोग पढ़ लेते हैं, प्योर नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैंने प्योर से स्टार्ट किया है। और चूँकि मैं एलगी की क्लास लेता रहा हूँ, इसलिए एलगी मैंने किया। तो कल तक आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक जनरल और सिंपल लेक्चर दिया था कि थैलस का क्या रेंज होगा, स्ट्रक्चरल रेंज होगा एलगी में। आज उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि थैलस के स्ट्रक्चर के बाद उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर किससे बनता है उसकी बात करेंगे आप। तो वो है बेसिक जो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, वो सेल होती है, हम जानते हैं। तो सेल भी हमने पढ़ रखी है कि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म में इसे समझना है तो प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट काइंड ऑफ सेल विच हैज नो membrane bound सेल ऑर्गेनेल। तो कोई भी ऐसी सेल जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल मिल रहा है, लेकिन वही सेल ऑर्गेनेल मिल रहा है जिसके चारों तरफ कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक ही होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ही है। तो यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा कि ऑल दी ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। तो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, एलगी इन दोनों से मिलके बनी है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम किसे रखेंगे? ब्लू ग्रीन एलगी है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और रेस्ट ऑफ द एलगी जितनी भी है वो सब यूकैरियोटिक्स में आती है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और
मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यही यूकैरियोटिक में है कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो ये तो मेम्ब्रेन, ये सेल ऑर्गेनेल के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएशन किया है। लेकिन अगर सेल वॉल भी देखें तो सेल वॉल जो यूकैरियोटिक की है वो किसकी बनी होती है? नॉर्मली सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। तो यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होगी प्लांट की वो इन तीन की नॉर्मली मिलके बनी होगी, बट देयर मे बी सम ग्रुप्स आल्सो प्रेजेंट इन द एल्गी वेयर सेलुलोज इज एब्सेंट। और प्रोकैरियोट में साधारण टर्म में अगर हम कहें तो म्यूरेमिक एसिड या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो कि एक बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो म्यूकोपेप्टाइड मीन्स देयर इज ए रिलेशनशिप विद बिटवीन सैकराइड एंड एमिनो एसिड। तो वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड यानी प्लस प्रोटीन है, इसलिए ये इनसे अलग। तो टाइप्स ऑफ सेल ये दो प्रकार के हैं। इसके आधार पर भी हम एल्गी को क्लासीफाई, चूंकि एक टैक्सोनॉमिक बेस है इस कैरेक्टर का, दिस कैरेक्टर इज टैक्सोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, तो हम कभी कभी क्लासिफिकेशन में इसका भी लेते हैं कि क्लासीफाई अगर हम कर रहे हैं तो उसका सेल टाइप क्या हुआ। तो यहाँ यही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड रेस्ट अदर एल्गी इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल के बाद दूसरा जो पॉइंट है जो एल्गी के बारे में हमें जानना है वो है मूवमेंट। तो मूवमेंट में हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है जो है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है वो एल्गी में पाया जाता है, उन तमाम चीज़ों में पाया जाता है जो विच हैव द कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम देखते हैं, अगर हम अपना क्लेमाइडोमोनास देखें तो उसमें इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है जो कि एंटीरियरली अटैच्ड है और एक ही टाइप का है। तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला कितने होंगे? दो होंगे। whiplash type and the second is टेंसेल टाइप। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला और पेंटोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लैजिला। विप लैश, विप माने होता है चाबुक और लैश माने होता है कोई पतली सी चीज जो निकली हो, जैसे हम आई लैश बोलते हैं। तो चाबुक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक फ्लैजिला होगा तो वो स्मूथ वॉल्ड होगा और चाबुक की तरह आगे से पतला और थोड़ा सा आगे पीछे से मोटा होगा, बिल्कुल स्मूथ वॉल्ड होगा और रिजिड नहीं होगा। तो ये व्हिप्लैश टाइप है। टिंसल क्या होता है? टिंसल माने होता है सॉफ्ट कोमल टाइप का ना। तो टिंसल में ये होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर एक्सिस होती है, उस एक्सिस के दोनों तरफ फ्लीमर्स लगे होते हैं
और ये फ्लीमर्स सिंगल रो में होते हैं। अगर जैसे यूग्लिनोफाइटा, यानी दोनों तरफ एक ही एक रो है, सिंगल रो है। और अगर डबल रो है तो उसका उदाहरण है फियोफाइसी, डबल रो। तो ये दो तरीके के फ्लैजिला हुए। लेकिन अगर फ्लैजिला किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए ये एक क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर दो फ्लैजिला लगे हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, तो इस प्रकार के फ्लैजिलेशन को क्या बोलेंगे हम, यानी फ्लैजिला लगने की तरीका फ्लैजिलेशन। अगर दोनों सेम है तो वो क्या होगा, आइसोकॉन्ट टाइप होगा। अगर एक फ्लैजिला विप्लैश टाइप का है और एक फ्लैजिला टिंसल टाइप का है तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है हेट्रो हो जाएगा, होमो नहीं हो सकता, और कॉन्ट हो जाएगा। ये दो टाइप के फ्लैजिलेशन मिलते हैं, यानी फ्लैजिला कितना मिलता है, यानी एक है कि दो है। और अगर दो है या उससे भी ज्यादा है तो सारे फ्लैजिला एक जैसे हैं, आइसोकॉन्ट टाइप है, या उसमें से कुछ फ्लैजिला विप्लैश टाइप है, कुछ फ्लैजिला टिंसल टाइप है। इसके अलावा एक और फ्लैजिलेशन का स्ट्रक्चर है, वो कंडीशन है जो मिलती है, ये एक जूस्पोर है ऊडोगोनियम का। इसमें एक क्राउन ऑफ फ्लैजिला लगा हुआ है, क्राउन है फ्लैजिला का ऊपर की तरफ। तो ये जो क्राउन है इसको हम जो टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन है उसमें क्या कहेंगे, स्टीफेनोकॉन्ट टाइप। तो ये थर्ड टाइप है जिसमें कि एक क्राउन है। हालांकि एक और टाइप का फ्लैजिलेशन हमें मिलता है, वो है कि एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबॉइड या ओवॉइड स्ट्रक्चर, जिसमें पूरे उसके सरफेस पर फ्लैजिला लगे होते हैं। लेकिन यहाँ ये चूंकि सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी एक यूनिट स्ट्रक्चर नहीं है, इसे एग्रीगेट स्ट्रक्चर है, जिसे इसलिए हम इसे सिनजूस्पोर बोलते हैं। तो यहां पर फ्लैजिलेशन टाइप फिर नहीं आता है, भले वो एक यूनिट स्ट्रक्चर पे लगा है, यानी एक स्ट्रक्चर पे लगा है, लेकिन वो चूंकि एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट कई न्यूक्लियाई और कई सारे साइटोप्लाज्म मटेरियल को ले करके एक स्ट्रक्चर बना है, इसलिए हम उसे चूंकि सिनजूस्पोर कह रहे हैं। तो ये फ्लैजिलेशन टाइप में नहीं आएगा, भले यहाँ पर ये जो एक ग्रुप है वो कैसा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, और एक टिंसल टाइप का है और एक विप्लैश टाइप का, जितने भी ग्रुप है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें मिलता है ज़ैंथोफाइसी के, सब में नहीं मिलेगा, ज़ैंथोफाइसी के माउचेरिया में, ज़ैंथोफाइसी के माउचेरिया में। तो फ्लैजिलेशन है, इसमें जो फ्लैजिलेशन में अभी हमने बताया कि टाइप्स, यानी कितने टाइप के फ्लैजिला हों उसके आधार पर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि ये अटैचमेंट की साइट क्या है, यानी दो फ्लैजिला लगे तो हैं मगर ये कहाँ लगे हैं। तो पहला जो साइट है वो क्या है कि कहाँ लग सकता है, एंटीरियरली अटैच्ड। तो एंटीरियर में अभी आपने देखा था
कि ये जो क्लेमाइडोमोनास था इसमें एंटीरियरली अरेंज्ड हैं। जब हम ज़ैंथोफाइसी में जाएंगे तो वहाँ भी इस तरीके से पियर शेप्ड होगा, लेकिन एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा और एक दूसरे टाइप का होगा, लेकिन तब भी वो एंटीरियरली ही अरेंज्ड होगा। अब एंटीरियरली दो अरेंज हैं सेम टाइप के हैं, दो अरेंज हैं अनइक्वल टाइप के हैं। लेकिन एक तीसरी भी मिलती है कि एंटीरियरली अटैच्ड है लेकिन वो एक ही टाइप का है, यानी नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है वो एक है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट टेंसल टाइप का। ये किस में मिलता है? ये डायटम्स में मिलता है। सारे डायटम्स में नहीं मिलता है, कुछ ही डायटम्स के मिलता है, और डायटम्स के मेल गैमीट में मिलता है। मेल गैमीट में एंटीरियरली अटैच्ड सिंगल टेंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। दूसरा है, जो दूसरा टाइप है वो क्या है? लेटरल। लेटरल का मतलब हो गया कि इस प्रकार से एक पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर होगा, मूविंग जो भी स्ट्रक्चर होगा पायरीफॉर्म होगा, एक न्यूक्लियस होगा, उसमें एक फ्लैजिला ऊपर होगा, एक फ्लैजिला छोटा नीचे होगा, और ऊपर वाला फ्लैजिला टेंसेल टाइप का होगा और नीचे वाला फ्लैजिला विप्लेस टाइप का होगा। लेकिन अटैचमेंट क्या हुआ? लेटरल। तो ये जो लेटरल अटैचमेंट है ये ज्यादातर फेओफाइसी में मिलते हैं। अच्छा, फ्लैजिला एब्सेंट किस में होगा? साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इन दोनों में फ्लैजिला नहीं मिलता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि मोटाइल सेल्स आर इंटायरली एब्सेंट in Sinophysi and Rhodophysi. Motile cells are also entirely absent in diatoms, लेकिन यहां पर मेल गैमीट के कुछ के बहुत कम मेल गैमीट्स में ही यहां पर मोटिलिटी कहीं कहीं मिलती है। जैसे बाइडेल्फिया है, बाइडेल्फिया एक डायटम है, उसमें मिलती है। यहाँ भी सारे डायटम्स, तो इसको भी आप डायटम्स को भी मेजॉरिटी आप मान सकते हैं कि कोई वेजिटेटिव सेल फ्लैजिलेटेड नहीं होता है। तो ये फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे कि हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर बोलते हैं, जिसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकें, वो है रिजर्व फूड क्या है एल्गी में। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट है जब वो फोटोसिंथेसाइज करता है तो वो क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा, और स्टार्च को एक रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रखेगा। दूसरे हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा खाना है, जो हमारा मतलब जो ऑर्गेनिज्म का खाना है, वो 3 तरीके का हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, और वो फैट्स हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन स्टार्च किसमें, अगर बिल्कुल प्योर या ट्रू स्टार्च की बात की जाए तो ये सिर्फ क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी में ही मिलता है ट्रू स्टार्च। बाकी जो 2 प्रकार के और स्टार्च मिलते हैं, दे आर नोन एज स्टार्च वेरिएंट्स। तो स्टार्च वेरिएंट्स क्या हो जाएंगे? एक साइनोफाइसी मिलता है तो साइनोफाइसी
फाइसियन स्टार्च और एक रेड एल्गी मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्टार्च वेरिएंट क्यों है? इसलिए स्टार्च वेरिएंट है क्योंकि स्टार्च का जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इट विल गिव अ ब्लू कलरेशन, लेकिन जब हम इस वेरिएंट का आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो ब्लू कलर नहीं आता है। बाकी केमिस्ट्री की बात है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है यहाँ पर कि वो ब्लू कलर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, स्टार्च वेरिएंट्स हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज फाउंड इन रेड एल्गी एंड इट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा भी और जो हमारे दूसरे रिजर्व फूड मटेरियल हैं वो जैसे लैमिनेरिन है एंड मैनिटॉल है, ये भी शुगर का एक अल्कोहलिक रूप है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है और ये हमें किस में मिलते हैं, ब्राउन एल्गी में। आई थिंक अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ब्राउन या रेड को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं। जैसे फेओफाइसिस ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसिस रेड एल्गी। तो मैं दोनों यूज कर रहा हूं, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। प्रोटीन के लिए सिर्फ एक ही इसका उदाहरण मिलता है, वो है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये क्या है, ये प्रोटीनेशियस इन नेचर। बाकी और कहीं एल्गी में प्रोटीन एज ए रिजर्व फूड नहीं मिलता है। फैट्स में क्या है, हम जानते हैं कि फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, केवल मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। दीज आर ऑल लिपिड्स। तो फैट्स हमें कैसे मिलता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में। और किस में मिलेगा, येलो ग्रीन एल्गी जिसे हम ज़िंथोफाइसी बोलते हैं, और डायटम्स में जिसे हम बेसिलेरियोफाइसी बोलते हैं। तो इन दोनों में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो यही है, और इनके आधार पर भी हम किसी ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओरिजिनली जो बेसिक आइडिया लिया था फ्रिश ने, वो यही आइडिया लिया था कि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, उसका सेल टाइप कैसा है, उसमें पिगमेंट कैसा है, उसमें फ्लैजला वगैरह कैसे हैं, उसी के आधार पर। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गए। रिजर्व फूड मटेरियल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक, और जो एल्गी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स, इन्हीं के आधार पर हम एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में प्राइमरीली बांट देते हैं कि हाँ ये ग्रीन दिख रही है, ये येलो दिख रही है, ये ब्लू ग्रीन दिख रही है, ये रेड है, ये ब्राउन है, ये गोल्डन ब्राउन है, ठीक है। तो पिगमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गी में मेजर रोल प्ले करते हैं। और पिगमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटीन्स हैं, कैरोटीनॉल्स हैं, एंड
फाइकोवेलेंस। यहाँ कभी कभी इन दोनों को मिला करके एक शब्द ये भी बोला जाता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। कैरोटीन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। कैरोटीनॉल्स आर ऑफ मोर देन 60 टाइप्स। इस कैरोटीनॉल्स को हम दूसरे भाषा में अगर बोलना चाहें, भाषा नहीं मतलब दूसरे शब्दों में, तो वो ज़ैंथोफिल्स नाम से जाने जाते हैं। कैरोटीनॉल्स हैं जो इसी का ऑक्सीडाइज रूप है, यानी अल्कोहलिक रूप है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बल्कि कार्बोहाइड्रेट अभी मत कहिए, ये एक एलिफेटिक चेन है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ज़ैंथोफिल्स बनते हैं। तो ज़ैंथोफिल्स आर ऑफ वेरियस टाइप, और फाइकोबिलिन्स जो हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें क्लोरोफिल से, तो क्लोरोफिल का बहुत सिंपल सा है, A, B, C, D एंड E। ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, जिसका कि बेसिक जो फॉर्मूला होता है C55 H72 O5 N4 and Mg। ये एक इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्लोरोफिल ए का। अगर क्लोरोफिल बी लिखना चाहें तो C5 H70 O6 N4 Mg, ये क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल सी है, उसके भी और फॉर्मूले हैं। आप चाहे तो उसे इंटरनेट से देख सकते हैं, फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाता है। डी का भी अलग फार्मूला, सी 2 प्रकार के होते हैं, C1 C2, डी भी होता है और ई होता है। कुछ जगह एफ भी लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि क्लोरोफिल एफ भी होता है, क्योंकि जब आप एफ पे जाएंगे तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बी के ही जैसा मिलेगा सेम। तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 का लिखा है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए कि हम इसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं और इसमें पूरा वो याद करें, उसकी याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस है, एक मिथाइल ग्रुप की कमी होती है ए और बी के बीच में। अब जो यहाँ याद करने वाली बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो क्लोरोफिल है, तो जितनी भी एल्गल ग्रुप्स हैं, जितने भी, अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं तो दे मस्ट पोजेस ए क्लोरोफिल ए। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा। अगर ए नहीं है तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी पानी से। तो देखिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉर्मल प्लांट्स में यही अंतर है कि वो पानी को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करते हैं, किसी को भी कर लेंगे वो, इसलिए कभी कभी उन्हें हम केमी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी ये किसमें मिलेगा? सिर्फ 3 में, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी। ये 3 है जिनमें क्लोरोफिल बी भी मिलता है, यानी ये तो मिला नहीं। अब ए के बाद और क्या मिलेगा? क्लोरोफिल बी मिलेगा। अब यहां पर एक और बात याद करने की है कि क्लोरोफिल कहां मिलता है? प्लास्टिड्स में, सेल के अंदर किसमें मिलेगा? प्लास्टिड्स में। तो जब क्लोरोफिल ए और बी है
तभी प्लास्टिड क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होगा। लेकिन जहां पर बी नहीं है, बी के अलावा और है, यानी यहां पर कुछ और है इंस्टेड ऑफ बी, तो वहां पर ग्रीन कलर मास्क्ड हो जाता है। मास्क मतलब छुप जाता है। तो चूंकि वहां दूसरे कलर डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए वहां प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट न कह के हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप याद रख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस में मिलेगा आपको, सिर्फ क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी में। और बाकी जितने भी है, चाहे वो ब्लू ग्रीन, येलो एल्गी हो, येलो ग्रीन हो, गोल्डन हो, सब उन सब में क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर्स मिलेगा। और चूंकि क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलता है, मिलेगा ही, नहीं तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा उसे एल्गी, इसीलिए हम मानते ही हैं कि पानी को तोड़ करके वो उसमें से एक ऑक्सीजन निकालती है। तो यहां पर वो लैमिली में मिलते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड्स मिलने के। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए जो है वो कहां पाया जाएगा, लैमिली में पाया जाएगा। लैमिली इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में टुवर्ड्स आउटसाइड यानी टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, वो दे आर स्कैटर्ड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, जिससे कि सनलाइट उन्हें मिल सके। तो इसके अंदर वो मिलते हैं। और लैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीज आर नॉट स्टैग्ड। अगर लैमिली स्टैग्ड हो जाए और उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन हो जाए तो वो प्लास्टिड हो जाएगा। याद होगा आपको कि ग्रेनम प्रेजेंट होता है, तो ग्रेनम ही प्लास्टिड बनाता है। और ग्रेनम कुछ नहीं है बल्कि स्टैग्ड, एक के ऊपर एक रखे हुए लैमिली। तो यहाँ लैमिली आर नॉट अरेंज्ड इन स्टैग्स। तो ये याद रखना है कि ए और बी होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ए के साथ बी नहीं होगा तो क्रोमेटोफोर होगा। अब ए के साथ बी नहीं होगा, सी होगा, तो किस में होगा, क्लोरोफिल सी। तो ये किस में मिलता है, डायटम्स में। प्लस ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी। इसके बाद देखें कि क्लोरोफिल डी किस में मिलेगा, तो डी मिलेगा रेड एल्गी में। और क्लोरोफिल ई किस में मिलेगा, तो वो मिलेगा ज़ैंथोफाइसी में। वो भी ज्यादातर ज़ैंथोफाइसी में। वो अगर वाउचेरिया का पूछे तो कहां मिलता है, वाउचेरिया के ज़ूस्पोर्स में। वाउचेरिया एल्गी के ज़ूस्पोर। तो ये क्लोरोफिल है। बाकी आप जानते हैं केमिस्ट्री के आधार पे कि क्लोरोफिल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्रिस्टलाइन पार्टिकल है जो फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये कौन कौन से स्पेक्ट्रम जो है एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू प्लस रेड। और कौन सा एमिट करेगा यानी एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, वो क्या होगा, ग्रीन। चूंकि ग्रीन को रिवर्स कर देते हैं ये, इसीलिए हमको सारे प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह जिसमें भी क्लोरोफिल है। तो वो चूंकि ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रीन को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को रिवर्स कर रहा है, तो वो ग्रीन ही दिखाई देगा क्योंकि उससे ग्रीन लाइट निकल करके आ रही है। बाकी आप देखिए इसमें थोड़ा अगर आप डीप में जाना चाहें तो डीप क्या है, फिर वो आपको ये भी मिल सकता है या कोई बताने वाला मिल जाएगा कि साहब क्लोरोफिल ए किस स्पेक्ट्रम को कर रहा है, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करें तो कैसा दिखाई देगा, बी को एक्सट्रैक्ट करें तो कैसा दिखाई देगा। तो दो का तो आप जान सकते हैं कि
येलो ग्रीन दिखाई देगा और ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा। ये बी है और ये ए। तो क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन अगर हम सेपरेट कर दें, ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है, और बी को अगर हम सेपरेट कर दें, अलग कर दें ए से, तो वो येलो ग्रीन का एक सॉल्यूशन देता है। तो क्लोरोफिल ए के बाद किसका नंबर आया? कैरोटीन्स का। कैरोटीन्स का भी एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है C40H56। तो ये एक एलिफेटिक चेन है, सीधी चेन है पूरी, और उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और ये 5 प्रकार की होती है: अल्फा, बीटा, गामा, ईटा एंड लाइकोपीन। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ दी एल्गल ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा, यानी सब में आपको कोई पूछे कि मान लीजिए किसी भी एल्गी ग्रुप का ले लेगा तो इसमें क्या मिलता है, तो आप क्या बता देंगे? आंख बंद करके बता दीजिए कि कैरोटीन बी मिलता है, यानी बीटा कैरोटीन मिलेगा हमें। बीटा कैरोटीन वॉज रिप्लेस्ड बाय गामा कैरोटीन इन कैरोफाइसी। गामा कैरोटीन इन कैरोफाइसी। अल्फा कैरोटीन इन एडिशन टू बीटा, यहां तो ये रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहां बीटा नहीं मिल रहा है कैरोफाइसी में, लेकिन इन एडिशन टू बीटा अगर एक अल्फा भी मिल रहा है तो उसका उदाहरण क्या है? साइफोनेल्स। साइफोनेल्स किसका ऑर्डर है? क्लोरोफाइसी का। उसके बाद इसमें जो लाइकोपीन है, तो लाइकोपीन ज़ैंथोफाइसी में और डायटम्स में मिलता है, लेकिन क्या है कि वो रिप्लेस नहीं करते हैं। लाइकोपीन भी मिलेगा तो बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, यहां रिप्लेस होता है सिर्फ कैरोफाइसी में, जहां पर बीटा कैरोटीन नहीं है, उसकी जगह गामा कैरोटीन। ठीक है, तो ये कैरोटीन्स हैं। इनका रंग क्या है कि येलो ऑरेंज कलर, जो कलर है इनका कैरोटीन्स का येलो ऑरेंज कलर है, और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या है कि जो बहुत तेज लाइट होती है उसको स्क्रीन करते हैं, यानी उसको रोक देते हैं कि बहुत तेज स्कॉर्चिंग सनलाइट अगर सेल पे पड़ रही है तो कैरोटीन एक आवरण सा बनाते हैं, वो उसको स्क्रीन करती है। दूसरे ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे फंक्शन एज ए एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, यानी इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल, ए बेसिकली ए मॉलिक्यूल, कैरोटीन भी पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कहाँ मिलेगा? ज्यादातर हमें कहाँ मिलेगा? प्लास्टिड्स के अंदर मिलेगा, लेकिन ये साइटोसॉल में भी पाए जाते हैं और ज्यादातर आई स्पॉट्स में मिलते हैं। आप जानते हैं कि ये नहीं भी जानते हो लेकिन पढ़ा होगा आपने कि आई स्पॉट्स उन तमाम मोशन करने वाली यूनिसेलुलर सेल्स में मिलता है, ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जो फोटो एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं। एक तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट होता है। तो जहां पर रोशनी की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, उधर मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर एक आई स्पॉट का होना जरूरी है। तो आई स्पॉट में एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और उसके दोनों तरफ
पिगमेंट्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसके बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। तो बाहर से जब लाइट आती है तो ये उसको सेंस करते हैं। तो कैसे सेंस करते हैं? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन्स इन दीज ग्रैन्यूल्स। और ये एक थोड़ा सा शाइनी रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है जो उसको फोकस करता है, यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करके इनकी तरफ भेजता है। तो लाइकोपीन और कैरोटीन जो है वो आई स्पॉट्स में मिलते हैं और साइटोसॉल में भी मिल सकते हैं। कैरोटीन्स का एक बहुत खास होता है कि ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ए का सोर्स होते हैं। इसीलिए कैरोटीन्स में मतलब जैसे टमाटर वगैरह है, गाजर है, तो इसमें हम कहते हैं कि इन्हें खाइए, लाल रंग की सब्जियां, तो आपको विटामिन ए की कमी पूरी होगी। तो कैरोटीन्स के बाद नेक्स्ट जो है वो ज़ैंथोफिल्स हैं, जिन्हें हम कैरोटिनॉल्स बोलते हैं। दे आर पॉपुलरली नोन एज ज़ैंथोफिल्स। इसमें क्या है? C40, H46 एंड O2। तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स है। तो कैरोटिनॉल्स मीन्स ये अल्कोहलिक फॉर्म है और इनका स्ट्रक्चर जो कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। तो वो रेडिश और ऑरेंज कलर देगा कैरोटीन्स, ये ब्राउनिश कलर देगा। तो ज़ैंथोफिल आप आंख बंद करके कह सकते हैं साहब क्या कलर है? साहब ब्राउनिश कलर होता है। तो ज़ैंथोफिल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे साइफोनेल्स में साइफोनीन है, रेड एल्गी में ताराजेंथिन है, ब्राउन एल्गी में फूकोजेंथिन है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिक्सोजेंथिन है, डायटम्स में डायटोजेंथिन है। तो मैंने बताया कि 60-70 तरीके के हैं, तो बहुत सारे आप लिख सकते हैं नाम। तो ये क्या है? दीज आर ऑल्सो एक्सेसरी पिगमेंट्स। दीज ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट and they transfer their energy to the reaction center. They also function as a screen for the bright light. तो क्या होता है कि ये जो जैसे खुले ओशन में है या ट्रॉपिक्स में पाए जाने वाले हैं, तो उनमें ट्रॉपिक्स में पाए जाने तो ब्राउन एल्गी में खूब सारे होते हैं। तो ब्राउन एल्गी जो फ्यूकोजेंथिन, ये इन्हीं की वजह से ब्राउन एल्गी ब्राउन दिखाई देती है, नहीं तो उसे हरा दिखाई देना चाहिए। तो ब्राउन दिखाई देती है, वो फूकोजेंथिन है। ठीक है। तो ज़ैंथोफिल्स का भी यही काम है कि वो फोटोसिंथेसिस में सहायता दें, और चूंकि ये अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं तो इनके आधार पर हम एल्गल ग्रुप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स दे पोजेस अ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। फिर लास्ट है फाइकोबिलिसोम्स या फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स क्या है? देखिए, इससे पहले क्या था, चाहे वो क्लोरोफिल रहा हो, चाहे वो कैरोटीन और कैरोटिनॉल्स रहा हो, वो दे ऑल आर फैट सॉल्युबल। लेकिन फाइकोबिलिन सबसे
अलग ये आ गए कि ये वाटर सॉल्युबल है और इनमें एक पायरोल ग्रुप टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है जो एक प्रोटीन से जुड़ा होता है। प्रोटीन कौन सी होती है? ज्यादातर ग्लोबुलिन कोई होती है। चूंकि ये प्रोटीनेशियस नेचर है और एक वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए कभी अब इनका नाम बदल के बाइली प्रोटीन्स रख दिया गया है। बाइली प्रोटीन्स यानी फाइकोबिलिसोम्स या फाइकोबिलिन्स न कह के अब इन्हें हम बाइली प्रोटीन्स बोलते हैं। ये बेसिकली 7 प्रकार के हैं, लेकिन उसमें 2 ग्रुप होता है, जैसे फाइको एरिथ्रिन, ये कितने प्रकार का होगा? R, C, X एंड B, 4 तरीके के। और दूसरा है मेजर ग्रुप फाइको साइनिन R and C type, and the last one, the 7th one is known as allo फाइकोसाइनिन। तो फाइको एरिथ्रिन ये येलोइश ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और रेड लाइट इमिट करते हैं, इसलिए ये रेड कलर के होते हैं। ये ग्रीनिश और रेड कलर एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू। अच्छा, ये जो फाइकोबिलिन्स है केवल 2 ही ग्रुप में पाया जाता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी और एक रेड एल्गी। तो इन्हीं 2 में फाइकोबिलिन्स या बैली प्रोटीन्स मिलते हैं। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो फाइको एरिथ्रिन है वो देखिए, फाइको एरिथ्रिन जो रेड है वो ज्यादा है, इसलिए ये रेड एल्गी है, इसलिए देखने में रेड है। तो ये चूंकि दोनों में मिलता है, यानी ब्लू ग्रीन में भी मिलेगा, रेड एल्गी में मिलेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो रेड एल्गी में मिलेगा उसे कह देंगे, पीछे एक सफिक्स लगा देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। लेकिन जब हम इसे साइनोफाइसी में बताएंगे तो हम उसके पीछे सी लगा देंगे, सी फॉर साइनोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी या रोडोफाइसी। तो सी फाइको एरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन इन साइनोफाइसी, आर फाइको एरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन इन रोडोफाइसी। जो एल्लो फाइकोसाइनिन है ये कंप्लीटली और स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है, एल्लो फाइकोसाइनिन। चूंकि सायनिन है, इट कंटेन्स कॉपर, इस वजह से ब्लूइश कलर का ही होता है। और एरिथ्रिन, देखिए एरिथ्रिन लिखा हुआ, एरिथ्रोसाइट से शब्द निकला है, तो रेड कलर, इससे हमें पता लग रहा है फाइको माने प्लांट। साइनिन चूंकि ब्लू कॉपर से इसे कनेक्टेड कर रहा है, तो इस वजह से ये ब्लू कलर होगा। तो ये शब्द में ही खुद ही लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं रेड एल्गी में और साइनोफाइसी, और इसके अलावा ये किसी और एल्गी में नहीं मिलते हैं। तो हम फिर से बता दें कि आर लिखा होगा तो वो रेड एल्गी का होगा, सी पीछे लिखा होगा तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी का होगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पिगमेंट्स फाउंड इन दी एल्गी। तो पिगमेंट्स जरूर याद रखना है। इसके बाद हम आपको एक टेबल है, आप देखिएगा किसी किताब में टेबल बनी होगी, वो हम अभी और थोड़ा सा बताएंगे, जैसे सेल वॉल टाइप अगर हम बताएं, या आगे सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्सुअल सिस्टम बताएं, तब एक टेबल बन के आती है। वो टेबल को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो टेबल उस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है जिसमें ये पूछा जाए
हाउ कैन यू क्लासीफाई द एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, सेल वॉल मटेरियल, सेल टाइप एंड सेक्सुअल सिस्टम। इतना अगर क्राइटेरिया दिया जाए तो आप एल्गी को कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए वो टेबल है, वो तमाम टेक्स्ट बुक में, बॉटनी में मिल जाएगी आपको। जो हमने यहाँ पर लिखा फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, तो उसी टेबल में जब हम साइनोफाइसी लिखेंगे तो पिगमेंट के आगे जो फाइकोबिलिन्स का कॉलम होगा उसमें हम फाइकोएरिथ्रिन और लिख देंगे, या पिगमेंट का जो कॉलम होगा उसमें क्लोरोफिल ए लिखेंगे, फिर फाइकोबिलिन्स लिख देंगे। तो वो टेबल आप पढ़ सकते हैं, उसको यहाँ देने की जरूरत नहीं है कि अब मैं आपको वही दिखाने के लिए यहाँ पूरा टेबल बनाऊं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पिगमेंट्स खत्म हो गए। पिगमेंट्स के बाद जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन एल्गी है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि एक बार में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। 45 मिनट 50 मिनट बहुत होता है, इसके बाद फिर जो ब्रेन है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर